Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो ये वीडियो BPCC 101 कि यूनिट 3 परसेप्शन का लास्ट पार्ट है। इसमें हम परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी और फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन को कवर करेंगे और इसी के साथ ये यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। दूसरा कोड BPCC 10102 की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। और इसी के साथ हम बिना देर लगे स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट टॉपिक है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। तो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है? परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी फेनोमेनन। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी को हम ऑब्जेक्ट कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी फेनोमेनन भी कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस टू सी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग स्टैंडर्ड शेप, साइज, कलर, ब्राइटनेस और लोकेशन रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द एंगल ऑफ पर्सपेक्टिव, डिस्टेंस और लाइटनिंग। तो परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स है या ह्यूमंस, उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी आदत होती है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम जो कोई भी हमारा फैमिलियर ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई चेंजेस भी हो जाते हैं उसके कलर में, उसकी शेप में, फिर भी हम उसे वैसे ही परसीव करते हैं जैसे वो हमने पहले देखी थी। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए हम देखें कि अगर हमें कोई बोले गुलाब, तो हमें क्या दिमाग में आता है कि रेड कलर का गुलाब है, मतलब उसमें बहुत सारे पेटल्स हैं, फिर उसमें कांटे, हम ये सब इमेजिन करते हैं, है ना, क्योंकि हम उससे फैमिलियर है, हम वही सब सोचते हैं उसके बारे में। फिर हम कोई फ़ोटो देखें, किसी फोटोग्राफ में कोई पहाड़ है, जैसे कि आपको बुक में एक फ़ोटोग्राफ भी होगी, एक इलस्ट्रेशन है जिसमें बहुत सारे पहाड़ है, उस पहाड़ पे कोई लोग है जो कि बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, बट हम क्या परसीव करेंगे? हम उसे उतना ही छोटा थोड़ी परसीव करेंगे कि जितना वो दिख रहा है हमें इमेज में। बट हमें पता है कि क्योंकि ह्यूमंस कितने बड़े हैं, हमें वो इमेजिनेशन है, हम उस चीज़ से फैमिलियर हैं, इस वजह से हम उन्हें बड़ा ही परसीव करेंगे। और कोई पहाड़ बहुत दूर है, बहुत छोटे छोटे दिख रहे, तो हमारे दिमाग में फिर भी होता है कि इतने छोटे पहाड़ नहीं होते, पहाड़ क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। हमारी यही टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को परसीव उसी तरीके से करते हैं जो उनकी स्टैंडर्ड शेप या फिर स्टैंडर्ड साइज, कलर, ब्राइटनेस होती है। तो ये होता है परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज: साइज, शेप एंड कलर। बेसिकली 3 टाइप की परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज होती हैं: साइज कंसिस्टेंसी, शेप कंसिस्टेंसी और कलर कंसिस्टेंसी। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है साइज कंसिस्टेंसी। साइज कंसिस्टेंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट आवर परसेप्शंस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटिवली कंस्टेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना वरी ग्रेटली विद द डिस्टेंस। तो साइज कंसिस्टेंसी क्या होता है? इस साइज कंसिस्टेंसी से मतलब है कि हमारी परसेप्शन किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को लेकर के वो ज़्यादातर क्या रहती है? कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट मीन्स स्थिर रहती है, वो चेंज नहीं होती। हमारी परसेप्शन ये है कि हम ह्यूमंस को हमारी टेंडेंसी है कि हम उन्हें बेसिकली एक हाइट में उनको देखेंगे कि हाँ, कि इस चीज़ से तो ह्यूमंस की हाइट जो मोस्टली बड़ी होती है। तो ये होता है साइज कंसिस्टेंसी। जैसे अभी हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक ह्यूमन है, वो बहुत बड़ा है और उसने दूसरे ह्यूमन का जो है फेस पकड़ा हुआ है अपने फिंगर्स से। तो कैसे रियलिटी में हो सकता है? अगर आप इसे देख भी रहे हो फिर भी आप क्या परसीव करोगे कि ये कैमरे की वजह से हो रखा है। ठीक है, हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा है, हमने कैमरे की मदद से जो कोई ह्यूमन बहुत पीछे खड़ा है, इस वजह से वो इमेज इस तरीके से आ रही है, पिक्चर इस तरीके से क्लिक की गई है, बट जो एक्चुअल में जो ह्यूमन है वो बड़ा ही है। तो क्या ये हमारी साइज कंसिस्टेंसी है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो हमारे लिए कांस्टेंट रहता है, बेशक वो हमारे सामने किसी भी तरीके से परसीव हो। हमारी रेटिना पर वो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना ही बड़ा है, फिर कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए, बट हम उसे कांस्टेंट साइज़ में ही देखते हैं, परसीव करते हैं। तो ये होता है साइज कंसिस्टेंसी। अब सेकेंड है शेप कंसिस्टेंसी। शेप कंसिस्टेंसी क्या? इट इज़ द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज कंस्टेंट इवन व्हेन इट्स चेंज ऑन द रेटिना। इसका क्या मतलब है शेप कंसिस्टेंसी? जैसे साइज कंसिस्टेंसी में हम साइज़ को कांस्टेंट रखते थे, इसमें हम शेप को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको ये फिगर में क्या दिख रहा है कि गेट है, एक डोर है, जिसकी शेप अगर हम देखें तो वो चेंज होती जा रही है। पहले पूरा स्क्वायर है, पहले पूरा रेक्टेंगल है, फिर दूसरे में उसका रेक्टेंगल की शेप चेंज हो रही है, फिर तीसरे में पूरी तरीके से चेंज हो गई। बट फिर भी हम किस तरीके से परसीव करते हैं कि जो डोर है वो रेक्टेंगल शेप में ही है, उसकी शेप कंस्टेंट है। जबकि अगर हम उसे देखें तो हमारी रेटिना पर वो इमेज चेंज हो रही है। हमारे आइज़ में जो रेटिना है, जिधर इमेज बनती है, उस पर क्या है कि जो इमेज है वो चेंज हो रही है, बट फिर भी हम उसे क्या परसीव करते हैं? कांस्टेंट।
कि डोर क्या है, रेक्टेंगल ही है। तो ये होती है शेप कंसिस्टेंसी, कि शेप कितनी ही चेंज हो जाए, हमारे रेटिना पर इमेज कितनी ही चेंज बने, बट फिर भी हम उसे उस शेप को, उस ऑब्जेक्ट की शेप को कंस्टेंट मानते हैं। तो ये हो गया शेप कंसिस्टेंसी। अब लास्ट है इसमें कलर और ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी। कलर और ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी क्या होता है? इट इज़ आवर एबिलिटी टू परसीव द कलर एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टिमुलाई कंस्टेंट इवन विद द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट आवर रेटिना। इसमें भी सेम है कि कलर और ब्राइटनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का हम उसे कंस्टेंट मानते हैं, वो हमारे लिए कंस्टेंट होता है, बेशक वेवलेंथ कितनी ही जो लाइट की वेवलेंथ है वो कितनी ही चेंज हो जाए हमारी रेटिना पर। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। अब ये जो इमेज आपके सामने दिख रही है, जो इलस्ट्रेशन है, इसमें डिफरेंट लाइट्स हैं। एक में जो फ्रूट्स हैं वो ग्रीन है, एक में रेड है, एक में ऑरेंज, एक में फेड कलर है, बट फिर भी हम क्या परसीव करेंगे कि बनानास जो क्या है वो येलो कलर के हैं, जो एप्पल्स हैं वो रेड कलर के ही हैं। मतलब फ्रूट्स का कलर जो कंस्टेंट ही हम मान रहे हैं, बल्कि जबकि जो लाइट है, जो वेवलेंथ हमारे रेटिना पर, फ्रूट्स का कलर हर 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 इमेज में जो है चेंज हो रहा है, बट फिर भी हम क्या परसीव कर रहे हैं कि सबका कलर कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड में कांस्टेंट है कि जो बनानास होते हैं वो येलो ही होते हैं, एप्पल रेड या फिर ग्रीन ही होते हैं, जो ग्रेप्स है वो ग्रीन होते हैं। मतलब इस तरीके से हमने कंस्टेंटली कलर मान रखे हैं, बेशक जो वेवलेंथ है वो कितनी ही डिफरेंट, कितनी ही चेंज की ना हो जाए हमारी रेटिना पर, बट हमने उसे कंस्टेंट कलर या फिर ब्राइटनेस मान रखा है। एक और एग्जांपल है कि जो वाइट कलर होता है, अगर आप अपने माइंड में इमेज बनाओ वाइट कलर की, तो चाहे उस पर कितनी ही ज़्यादा लाइट क्यों ना डाल दी जाए, और ज़्यादा उसकी शेड को और ज़्यादा ब्राइट करा जाए, बट वो वाइट ही रहता है। हमारे दिमाग में वो वाइट ही रहेगा कि ये वाइट ही है, और चाहे हम उसे कितने ही अंधेरे में भी देखें फिर भी वो वाइट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या है? कलर कंसिस्टेंसी। कलर कंसिस्टेंसी, ब्राइटनेस कंसिस्टेंसी इसे ही कहते हैं जब हम कलर को कंस्टेंट मानते हैं। तो ये था परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। अब लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हमारी परसेप्शन अफेक्ट होती है, हमारी परसेप्शन अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। जिसमें फर्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन और नीड्स। मोटिवेशन और नीड्स का क्या इफेक्ट होता है हमारी परसेप्शन पे? मोटिवेशन ऑलवेज प्लेज अ विटल रोल इन वेरियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन। मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जिसमें परसेप्शन भी इंक्लूड है। मतलब मोटिवेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन यू फील हंग्री द स्मेल ऑफ द फूड कैचेज योर अटेंशन मोर ईजिली देन व्हेन यू आर फुल। तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है कि जब हम भूखे होते हैं तो अगर हमें कोई खाने की स्मेल आती है तो वो हमें ज़्यादा आती है अगर हम भूखे होते हैं, बट जब हमारा पेट भरा हुआ होता है, हमने अच्छे से खा पी रखा होता है, तो उस टाइम पे अगर खाने की स्मेल भी आ रही होती है तो हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। अगर कोई और पर्सन है जिसका जो कि भूखा है तो उसका ध्यान ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी मोटिवेशन, क्योंकि जो हमारी हंगर है वो हमें मोटिवेट करेगी तुम खाओ, और उधर हमारी नीड भी है कि हमें भूख लग रही है, हमारी ज़रूरत है खाना, इस वजह से हमें वो ज़्यादा स्मेल हमें आती है जो भूखा होता है। बट अगर हमने खाना खा रखा है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो हमें भूख नहीं लगती, मतलब हमें स्मेल नहीं आती। In a classic experiment, Stanford 1936 reported that hungry participants perceived ambiguous stimuli more as food-related stimuli than non-hungry participants. इसमें क्या है कि क्लासिकल एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टैनफोर्ड 1936 में। रिपोर्टेड दैट, उससे हमें क्या पता चला था, क्या रिपोर्ट मिली थी? दैट हंग्री पार्टिसिपेंट्स, वो पार्टिसिपेंट्स जो भूखे थे, हंग्री थे, उन्होंने क्या परसीव किया था? अगर कोई भी एक एम्बिगियस मीन्स अटपटा, कोई भी एक ना क्लियर, कोई भी एक ऐसा स्टिमुला, कोई भी एक ऐसी इमेज अगर उनके सामने रख दी गई कि जो कि क्लियर नहीं है कि वो क्या है, तो जो लोग हंग्री थे, जो इतने पार्टिसिपेंट्स को भूख लग रही थी, जो हंग्री थे, उन्होंने उसे फूड की तरह परसीव करा, खाने की तरह। क्यों? क्योंकि उनकी नीड थी, उनको जो उनकी हंगर थी वो मोटिवेट कर रही थी खाने के लिए। तो वहाँ पे ये पता चला कि जो लोग हंग्री थे, जो हंग्री पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने उस एम्बिगियस फिगर को, स्टिमुलाई को एज अ फूड ज़्यादा रिलेट करा था, फूड समझा था। जबकि जो नॉन हंग्री पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने फूड से रिलेट नहीं करा था, क्योंकि वो पहले से ही फुल थे, उन्होंने पहले से ही खाना खा रखा था, वो हंग्री नहीं थे। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू में समझाया गया कि कैसे मोटिवेशन और हमारी नीड अफेक्ट करती है हमारे परसेप्शन को। क्योंकि इस एग्जांपल में क्या हुआ कि जो भी एक एम्बिगियस स्टिमुलाई उनके सामने, तो उन्होंने क्या परसीव करा कि वो क्या है? फूड है, जबकि वो फूड नहीं था। तो इस तरीके से हमारी परसेप्शन अफेक्ट हुई मोटिवेशन से और नीड से।
अब नेक्स्ट है सेकंड, इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से हमारी परसेप्शन को इफेक्ट करती हैं। परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी इज अ पर्सनस readiness or a predisposition to perceive things in a particular way. परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी, इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम है एक तरीके से। तो इसमें क्या था, इसमें क्या होता है इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस का, कि हम किसी भी कोई भी पर्सन की एक आदत हो जाती है, टेंडेंसी हो जाती है कि हम चीज़ों को एक पर्टिकुलर वे में कंसीडर कर लेते हैं, मतलब हम अपने आप चीज़ों को बना लेते हैं। जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल उसके थ्रू हम समझेंगे। इन अ क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ब्रूनर एंड मिंटर्न 1955, इन्होंने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट करा था ब्रूनर ने एंड मिंटर्न ने 1955 में। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन वन कंडीशन, दो कंडीशन थी हमारे सामने, जिसमें पहले कंडीशन में क्या था, ही शोड हिज पार्टिसिपेंट्स एन एम्बिगियस फिगर ऑफ 13 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर्स लाइक दिस। देखो तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था कि जो ये दो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या करा कि जो उनके पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक फिगर दिखाया 1 और 3 का नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इमेज उनको दिखाई, तो इससे क्या उन्होंने परसीव करा कि क्या है जो ये एम्बिगियस फिगर क्या है 13, क्योंकि 12, 13, 14 इस तरीके से उन्होंने परसीव करा। ये थी फर्स्ट कंडीशन जिसमें उन्होंने इस एम्बिगियस फिगर को 1, 3 ये जो एम्बिगियस फिगर है एक, इसे नंबर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया था। इन द सेकंड कंडीशन ही शोड द सेम एम्बिगियस फिगर ऑफ 1, 3 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स लाइक दिस। और सेकंड कंडीशन में उन्होंने यही सेम फिगर अल्फ़ाबेट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया। फॉर एग्जांपल जब उन्होंने इसी एम्बिगियस फिगर को अल्फ़ाबेट्स के कॉन्टेक्स्ट में दिखाया, तब स्टूडेंट्स जब उस टाइम पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने क्या परसीव करा, इसे एज अ ABC, उन्होंने इस तरीके से उसे परसीव करा। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये शो रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस कि हाँ A के बाद B ही आएगा और B के बाद C ही आएगा। तो ये जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि 12 के बाद 13 और फिर 14, तो इससे क्या हुआ, हमारी एक्सपेक्टेशंस ने जो हमारी परसेप्शन थी उसको चेंज करा, उसको अफेक्ट करा। तो ये था इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, कि हमारे एक्सपेक्टेशंस का हमारे परसेप्शन पे किस तरीके से इफेक्ट होता है। In the first condition, participants perceived the ambiguous stimulus as 13, while in the second, it was perceived as B. The ambiguous stimulus in both conditions was same, but interpreted differently due to participants' expectations. जो ambiguous figure था वो दोनों ही conditions में, first condition में भी जिसमें नंबर के context में उसे शो किया गया था, और second condition में भी जिसमें उसे अल्फ़ाबेट के context में शो किया गया था, दोनों में ही figure same था, बट हमारी expectations ने जो पार्टिसिपेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी उन्होंने उसे इंटरप्रेट करा डिफरेंटली। तो ये था इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अब थर्ड है इफेक्ट ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस का किस तरीके से, हमारी जो इमोशंस है वो किस तरीके से हमारी परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। सपोज इफ़ यू आर अ फैन ऑफ अ पर्टिकुलर IPL टीम एंड ड्यूरिंग अ मैच द अंपायर मेड अ कॉल अगेंस्ट योर फेवरेट टीम, then it's more likely that you will perceive that umpire as partial because you believe that your team is perfect and it can't make any mistake. तो इसमें एक एग्जांपल के थ्रू ही हमें समझाएगा कि सपोज करें कि आप किसी पर्टिकुलर IPL टीम के फ़ैन हैं, आप IPL मैच में किसी भी एक टीम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और उस मैच के दौरान क्या हो गया कि जो अंपायर थे उन्होंने आपकी जो फेवरेट टीम थी उसके अगेंस्ट एक कॉल करी, मतलब उसके अगेंस्ट कॉल करी, या फिर आपकी किसी फेवरेट जो भी आपका फेवरेट क्रिकेटर है उसके अगेंस्ट ही उसे आउट कर दिया। ठीक है, आपको सबको लग रहा था कि नहीं वो आउट नहीं है, बट एम्पायर ने क्या बोला कि ये आउट है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा क्या लगेगा, जो एम्पायर है वो पार्शियल है, मतलब इसने पैसे खाई, आपकी सोच हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि जो आपकी टीम है वो सबसे परफेक्ट है, या फिर जो आपका फेवरेट क्रिकेटर है या फिर फुटबॉलर है, कोई भी प्लेयर है वो परफेक्ट है, वो मिस्टेक कर ही नहीं सकता। तो क्या होता है, हमारे इमोशंस, कोई भी स्टिमुलस है उसे इफेक्ट करते हैं, हमारी इमोशंस भी जो हमारे सामने जो भी कोई स्टिमुलाई, कोई भी सिचुएशन उसे अफेक्ट करते हैं, हमारी परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। An important point which needs to be mentioned here is that emotion doesn't always hamper your perception. एक important point इधर ये है कि emotions हर बार हमारी जो perception है उसे hamper नहीं करते, उसे hamper नहीं करते, बल्कि sometimes it's facilitate also, बल्कि वो उसे facilitate भी करते हैं कभी कभी। Studies have suggested that when perception task is irrelevant to emotions, it hampers your performance.
स्टडीज़ हमें ये बताते हैं कि अगर परसेप्शन का टास्क हमारे इमोशंस के लिए इररेलेवेंट है, हमारे इमोशन से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे इमोशंस को कहीं भी अफेक्ट नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो वो टास्क है, जो परसेप्शन टास्क है, जो हमारे इमोशंस के लिए इररिलेवेंट है, तो हमारी परफॉर्मेंस हैम्पर करेंगे उस टाइम पे. बट वेयर एज व्हेन योर परसेप्शन टास्क इज रेलिवेंट टू इमोशंस, इट फैसिलिटेट्स द परफॉर्मेंस. कि अगर परसेप्शन टास्क आपकी इमोशन से रेलिवेंट है, उस टाइम पे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस फैसिलिटेट करेंगी. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ इमोशंस. अगर हम एग्जांपल देखें इफेक्ट्स ऑफ इमोशंस के लिए, मान लो आप कोई नया नया गाना है, आप उसको सुन रहे हो, ठीक है. अगर उस गाने में, अगर वो सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग है, ठीक है, अगर वो आपसे रेलिवेंट कर आपके इमोशन से, कुछ कुछ सिचुएशन या फिर कुछ कुछ लाइन्स उस गाने में ऐसी है जो आपके लाइफ से रिलेट कर रही है, तो वो क्या कर रही है, आपके इमोशंस को अफेक्ट कर रही है, आपके इमोशंस से रेलिवेंट, आपके इमोशंस के लिए रेलिवेंट है वो, है ना. तो उस टाइम पे क्या लगेगा कि आपको वो सॉन्ग ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आप उससे कनेक्ट कर पाओगे उस सॉन्ग से. बट अगर वो सॉन्ग आपसे रिलेवेंट नहीं कर आपके इमोशंस से, उसमें कुछ बातें ऐसी आ रही जो बिल्कुल ही अलग है आपसे, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा. तो क्या हुआ, जो परसेप्शन का टास्क था उस टाइम पे क्या था कि आपको वो सॉन्ग अच्छा लगना चाहिए या आपको वो सॉन्ग अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा. तो अब वो आपके इमोशंस से रिलेवेंट कर रहा था तो आपको अच्छा लगा, और रिलेवेंट नहीं कर रहा था तो वो आपको अच्छा नहीं लगा. इस तरीके से आपके इमोशंस परसेप्शन को अफेक्ट करता है. अब फोर्थ है इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक. इफेक्ट ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? स्टडीज हैव शोन that those stimuli which sound, taste, look or feel different grabs our attention more than other stimuli and thus affect our perception. तो इसमें क्या है कि स्टडीज़ हमें बताते हैं कि कोई भी ऐसा स्टिमुला है जिसकी साउंड, टेस्ट या फिर जो जिसकी लुक, अपीयरेंस और जिसको हम फील डिफरेंट तरीके से फील कर पाते हैं, जिसकी साउंड डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, तो हमारी अटेंशन उससे ज़्यादा ग्रैब करती है, हमारी ज़्यादा उस पर अटेंशन जाती है. जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो बढ़िया गाने सुनते हुए, और उस टाइम पे ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं उसमें बहुत तेज़ आवाज़ होती है, एकदम से वो बजे तो आपको डिफरेंट लगेगा, आपकी अटेंशन उधर जाएगी. तो क्या, तो हमारी जो अटेंशन है वो ज़्यादा ग्रैब करते हैं उस तरीके की जो डिफरेंट साउंड्स होती है. तो ये इसमें बताया गया स्टडी में, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट दिस प्रॉपर्टी हैज़ अ सर्वाइवल पर्पस. ये जो प्रॉपर्टी है, जो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉपर्टी है, ये सर्वाइवल पर्पस के लिए. इट हैज़ हेल्प्ड ह्यूमंस इन आइडेंटिफाइंग डेंजर. ये ह्यूमंस को हेल्प करती है डेंजर आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आप रोड पे चल रहे हो और एकदम से ट्रक का हॉर्न बजे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरे पीछे ट्रक है, कुछ है, तो मुझे साइड हो जाना चाहिए. तो ये क्या है, सर्वाइवल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ह्यूमंस की हेल्प करता है डेंजर आइडेंटिफाई करने में. यू हैव नोटिस्ड दैट द हॉर्न्स यूज्ड बाय हैवी ट्रक्स यूजुअली हैव हाई फ्रिक्वेंसी, हाई पिच एंड हाई वॉल्यूम. तो आपने नोटिस करा होगा कि जो ट्रक्स होते हैं, हैवी ट्रक्स होते हैं, वो उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होती है और वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है. तो ये था इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक, कि किस तरीके से डिफरेंट साउंड या फिर डिफरेंट टेस्ट वाली चीज़ें हमारी अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करते हैं और हमारी परसेप्शन को भी अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस. प्रायर एक्सपीरियंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वे वी इंटरप्रेट स्टिमुलाई. इट शेप्स योर परसेप्शन. हमारे प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर मीन्स पहले, जो हमारे पिछले जितने भी एक्सपीरियंसेस हमने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी परसेप्शन में. वो हमारी परसेप्शन को शेप देते हैं कि किस तरीके से हमारी सोच बनेगी, किस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करेंगे आगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू सी इन द इलस्ट्रेशन? अ फ्लेमिंगो शेप्ड पेन, राइट? Even though this is not a typical pen, but you perceive it as a pen because of your previous exposure. तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना है, एक इलस्ट्रेशन देखनी है. इस इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिख रहा होगा कि इस इलस्ट्रेशन में आपके सामने एक पेन है जिसकी शेप कैसे फ्लेमिंगो शेप्ड है. अब आपको कैसे पता कि ये फ्लेमिंगो है या फिर ये पेन है? अगर फ्लेमिंगो भी आप देख रहे हो तो क्योंकि आपने फ्लेमिंगो पहले देखा है कि हाँ एक बर्ड ऐसी होती है. और पेन कैसे, क्या नीचे एक नीडल है, ठीक है, नीचे एक नीडल है जिससे हम लिख सकते हैं. और फ्लेमिंगो तो ये कहीं से भी नहीं है. तो आप कैसे परसीव करोगे कि एक पेन है? क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपने पहले पेन देख रखे हैं कि हाँ किस तरीके से उनके नीडल होते हैं, किस तरीके से नहीं होते, किस तरीके से हम उससे लिख पाते हैं. तो इस वजह से आपको पता है कि हाँ ये पेन है. और बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस और बहुत से और भी ऐसे एग्जाम्पल आपको खुद को ही पता होंगे कि किस तरीके से हमारे जो एक्सपीरियंस है वो हमें हेल्प भी करते हैं और अफेक्ट भी करते हैं. अब अगर आपके साथ पास्ट में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो बहुत बुरा हो आपके लिए, और वैसे कोई एक्सपीरियंस आपके साथ दोबारा होने लगे, तो आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में क्या होगा कि हाँ पिछली बार में मेरे साथ ऐसा हुआ था बुरा, तो अब भी शायद वैसा ही होगा. जबकि हो सकता है कि वैसा ना हो, बट फिर भी आप इस तरीके से ही आप परसीव करोगे चीज़ों को. तो ये था इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से हमारे एक्सपीरियंस हेल्प करते हैं और अफेक्ट करते हैं हमारी परसेप्शन को. अब लास्ट है
इफेक्ट ऑफ द कल्चर, कल्चर किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी परसेप्शंस को। कल्चर प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस एंड रूल्स टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट बिहेवियर्स। जो हमारा कल्चर होता है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हमारा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी परसेप्शन का वो हमें देता है, एक गाइडलाइन देता है, एक्सपेक्टेशंस हमारी बनाता है, और बहुत सारे और जो ह्यूमंस को बहुत तरीके से हेल्प करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इंटरप्रेट करने में, लोगों के बिहेवियर को, अपने बिहेवियर को। तो ये इस तरीके से हमारा कल्चर हमें हेल्प करता है। Ethnographic studies suggest there are cultural differences in social understanding, interpretation and response to behavior and emotions. Ethnographic studies से क्या पता चला है कि जो हमारा कल्चर, हमारे कल्चर में किस तरीके का डिफरेंस होता है, हमारे सोशल अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस लाता है, डिफरेंस होता है, इंटरप्रिटेशन में और बिहेवियर के रिस्पॉन्स में और इमोशंस में। हमारे कल्चर की वजह से डिफरेंट, जैसे कि हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, इंडिया में इतने डिफरेंट कल्चर हैं, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे उसकी वजह से सोशल अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस आता है, सोशल अंडरस्टैंडिंग में भी डिफरेंस आता है और इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंस आता है। हम किस तरीके से बिहेवियर को या इमोशंस के थ्रू हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस तरीके से उनके लिए हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें भी डिफरेंस आता है हमारे कल्चर की वजह से। कल्चरल स्क्रिप्ट्स डिक्टेट हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टिमुलाई शुड बी इंटरप्रेटेड। और हमारे कल्चर जो स्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि जो हमारी कल्चरल रिलीजियस जो बुक्स हैं, उसमें भी क्या लिखा रहता है कि हमें किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना है किसी भी बिहेवियर को लेकर के या फिर किसी भी इमोशंस के लिए। तो उसमें भी लिख रखा है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हाउ शुड वी हैव टू रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर और इमोशन। ये सब भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट जो कल्चरल जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उसमें भी। तो ये तक कल्चर किस तरीके से अफेक्ट करता है। अब ये जो आपके सामने इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है, ये किस चीज़ को रेफर करता है। ये जेस्चर रेफर करता है परफेक्ट। हम इंडिया में तो हमें से कैसे परसीव करते हैं एज अ परफेक्ट, कि कोई आपको इस तरीके से जेस्चर दे तो उसको क्या होता है कि वो आपको अच्छा बोल रहा है, फिर परफेक्ट बोल रहा है। तो इसमें भी चेंजेस आते हैं हमारे कल्चर की वजह से, कि इंडिया में क्या कल्चर की ये किस तरीके से परसीव करते हैं हम इसे एज अ परफेक्ट या फिर गुड। बट जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उसमें इस तरीके से नहीं होता, उसमें कुछ और परसीव करते हैं। इन इंडिया हैंड जेस्चर रेफर्स टू ब्यूटीफुल और परफेक्ट। इंडिया में क्या है इस जेस्चर का मीनिंग, ब्यूटीफुल या फिर परफेक्ट। बट इन मेडिटेरियन कंट्रीज इट रेफर्स टू सेक्सुअल इंसल्ट, वेयर इज इन जापान दिस जेस्चर रिलेट्स टू मनी। जो मेडिटेरियन कंट्रीज है उसमें ये सेक्सुअल इंसल्ट की तरह परसीव किया जाता है, और जापान में मनी का साइन है। इंडिया में मनी का साइन कुछ और है, बट जो मेडिटेरियन कंट्रीज है उसमें सेक्सुअल इंसल्ट और जापान में मनी को रिलेट करता है ये जेस्चर। दिस एग्जाम्पल सजेस्ट दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस चेंजेस विद द चेंज इन द कल्चर, कि हम किस तरीके से स्टिमुलस को इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है उस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन भी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से जो कल्चर है हमारा, वो हमारे इंटरप्रिटेशन को, हमारे परसेप्शन को अफेक्ट करता है। तो ये इसी के साथ ये यूनिट इधर कवर हो गई है, और हमने BPCC 101 की यूनिट 3 पूरी कवर कर लिया। आपको अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और अपनी क्वेरी ज़रूर लिख के दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।